हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कॉर्पोरेट अकाउंट की। ये हमारे पास लास्ट ईयर का पेपर 2022 का। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या था। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रतिफल मूल्यांकन विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्य किस आधार पर किया जाता है? प्रतिफल मूल्यांकन विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्य किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, लाभांश के रूप में। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, यदि प्लांट और मशीन का मूल्य 30,000 रुपये से बढ़ जाए, प्लांट और मशीन ये फिक्स असेट्स हैं, इनका मूल्य 30,000 से बढ़ जाएगा तो शुद्ध संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेट असेट्स जो हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो इसका ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं, शुद्ध संपत्ति 30,000 से बढ़ जाएंगी। ठीक, शुद्ध संपत्ति 30,000 से बढ़ जाएंगी। ए ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका, है ना? ए ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, दो मांग राशियों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? जब आप दो कॉल करते हैं, जब शेयर इशू होते हैं तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, ये सारी कॉल्स होती है, तो दो कॉल्स के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो उसमें डिफरेंस है 1 महीने का, कम से कम 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। और एप्लीकेशन देने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एप्लीकेशन आने के बाद जब अलॉटमेंट होता है ना, तो अलॉटमेंट के बाद जितनी भी राशियां हैं वो कंप्लीट राशि, सारी की सारी कंप्लीट राशियां जो हैं 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। सारी की सारी 1 साल के अंदर मिल जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन राशि के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 1 महीने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वह ऋण पत्र जो सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरित हो जाता है क्या कहलाता है? मतलब कोई ऋण पत्र है आपके पास, ऋण पत्र प्रमाण पत्र होता है ना, तो वो है आपके पास, कोई भी सर्टिफिकेट है उसका, अगर आपको ट्रांसफर करने से ही वो हस्तांतरित हो जाएगा, इसके अलावा कोई और कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, तो उसको बोलते हैं बीआरआर। बीआरआर चेक होता है ना, बीआरआर डिवेंचर, ऐसी बाहक डिवेंचर है ना, बाहक ऋण पत्र। डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कंपनी द्वारा प्रथम आवंटन के बाद कितनी अवधि में अंश निर्गमित करने पर अधिकार अंशों का निर्गमन आवश्यक है? फिर से पढ़ते हैं, एक कंपनी द्वारा प्रथम आवंटन के बाद, पहला आवंटन हो गया, दूसरा कितनी अवधि में अंश निर्गमन करने पर, अंश निर्गमन या निर्गमित करने पर अधिकार अंशों का निर्गमन आवश्यक है? तो क्या है? वो है 1 वर्ष। इसका ऑप्शन एकदम ठीक है, 1 साल बाद आप ये काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंकित मूल्य की तुलना में, अंकित मूल्य की तुलना में अंशों का मूल्यांकन सामान्यतः होता है। अंकित मूल्य की तुलना में अंशों का मूल्यांकन सामान्यतः होता है। भाई अंशों का मूल्यांकन, जैसे फेस वैल्यू है, किसी शेयर की फेस वैल्यू है, फेस जो वैल्यू है वो 100 रुपये है, और उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, दोबारा से उसको रिवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो 100 भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम ठीक है, डी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या, निम्न में से क्या कंपनी क्रय नहीं कर सकती है? निम्न में से क्या कंपनी क्रय नहीं कर सकती? क्या क्रय नहीं कर सकती है कंपनी? दूसरी कंपनी के शेयर, है ना, दूसरी कंपनी के शेयर क्रय नहीं कर सकती है। चलिए आगे, प्रति अंश आय के आधार पर प्रति अंश मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा। प्रति अंश आय के आधार पर प्रति अंश मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होगा। क्या सूत्र होगा भाई? तो यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, प्रति अंश आय डिवाइड बाई लाभ मल्टीप्लाई बाय प्रदत्त मूल्य, पेड अप प्राइस, और दूसरा दे रखा है लाभ डिवाइड बाय अंशों की संख्या मल्टीप्लाई बाय पेड अप प्राइस। ये दोनों तो ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। अगला सी और डी पढ़ते हैं जरा। सी में क्या है? सामान्य प्रति अंश आय, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट। नहीं, एक बार फिर पढ़ते हैं, सामान्य प्रति अंश आय डिवाइड बाई कंपनी की प्रति अंश आय। नहीं, ये सही ऑप्शन नहीं है। अगला पढ़ते हैं, प्रति अंश आय एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सामान्य प्रति अंश आय नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पेड अप कैपिटल या पेड अप प्राइस। हाँ ये ठीक है एकदम, डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका। ठीक है, एस्टिमेटेड डिवाइड बाय नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय पेड अप, ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। स्वयं ऋण पत्र खाते को रद्द करने पर लाभ या हानि को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? स्वयं ऋण पत्र खाते को रद्द करने पर लाभ या हानि को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन एकदम ठीक है, पूंजी संचय या सामान्य संचय में, पूंजी संचय या सामान्य संचय में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोनस अंश के निर्गमन से अंशों के मूल्य में कमी का क्या कारण है? बोनस अंशों के निर्गमन से अंशों के मूल्य में कमी का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है हमको,
बोनस अंश निर्गमन से संचयों का पूंजीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, निर्गमित पूंजी बढ़ती है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम ठीक है, ए और बी दोनों ही ठीक है। अगला 11 क्वेश्चन, निम्न में से कौन दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है? निम्न में से कौन दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है? कुल राशि में कौन सम्मिलित होता है भाई? निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, उपयुक्त सभी, या चुकता पूंजी? भाई चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ठीक है। चलिए, लाइबिलिटीज में शामिल होती है पेड अप कैपिटल। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, तलपट में दिखाए गए अंतिम रहतियों को दिखाया जाता है। तलपट में दिखाए गए अंतिम रहतियों को दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाएगा? तलपट में कोई दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में दिया तो कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में, ओनली बैलेंस शीट, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन स्थायी संपत्तियों की श्रेणी में नहीं आता है? कौन ऐसा है इनमें से जो कि स्थायी संपत्तियों की श्रेणी में नहीं आता है? सी ऑप्शन एकदम ठीक है, ये नहीं आता, फिक्स असेट्स नहीं है। अगला 14, ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा। ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा, देखिए कौन सी ख्याति का मूल्य होगा? कैट गुडविल का, बिल्ली ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अपहृत अंशों फॉरफिटेड जो शेयर हैं के पुनः निर्गमन के उपरांत अंशहरण खाते के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? जब आप हरण करते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनता है, जब रीइशू करेंगे तो शेयर फॉरफिटेड कवर किया जाता है, और जो पैसा बचता है शेयर फॉरफिटेड में वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे? पूंजी संचय खाते में। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है वो पैसा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, अब न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है यदि विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है, सामान्य दर 10% है और वास्तविक औसत लाभ 70,000 के हैं, तो अधिलाभ कितने के होंगे? तो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है क्या? हाँ, औसत लाभ जो है, ये वाले जो औसत लाभ है यही तुम्हारे एक्चुअल प्रॉफिट है, और तुमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई? 2 लाख की पूंजी लगाई है तुमने, 2 लाख की पूंजी लगाई है और 10% का रेट है, तो कितने रुपए आ गया? 20,000 रुपया आ गया, ठीक है। अब 70,000 में से 20,000 को लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 50,000 रुपया, और बी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन रहेगा इसका, बी ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सहायक कंपनी के क्रय पूर्व लाभों से प्राप्त लाभांश किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? सहायक कंपनी के क्रय पूर्व लाभों से प्राप्त लाभांश किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो सहायक खाते में विनियोग, है ना, सहायक खाते में विनियोग, इन्वेस्टमेंट है ये, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट फिर एक न्यूमेरिकल है आपके पास, देखिए यदि विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है, सामान्य दर 20% है और औसत लाभ 60,000 के हैं, तो अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है आपके पास नहीं है, निकालना पड़ता है हमको। कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को? निकालने का तरीका क्या है? कैपिटल कितने की है? 5 लाख की, तो 5 लाख की कैपिटल है आपके पास और मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना आएगा? 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% आएगा 1 लाख रुपया, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है औसत लाभ, ये 60,000 रुपए के, ये आपका क्या है? औसत लाभ है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो अधिलाभ देखते हैं, अधिलाभ कितना हुआ है आपके पास? अधिलाभ, अधिलाभ चेक करेंगे, देखिए अधिलाभ चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो आया है 1 लाख रुपए का आया है और एक्चुअल प्रॉफिट कितने का? 60,000 का है। तो हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 में से हम 1 लाख को घटाएंगे तो क्या जाएगा? माइनस का 40,000, माइनस का 40,000। तो माइनस के अकॉर्डिंग आपको गुडविल नहीं निकालनी होती है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, ये 18वां क्वेश्चन सही क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है एक्चुअल प्रॉफिट से, तभी आपका बन पाता है सुपर प्रॉफिट, है ना। तो सुपर प्रॉफिट जब बनेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वैसे सॉल्व नहीं होगा। वैसे आपको पूंजीकरण विधि में समझाया तो कैसे कर पाते हैं इसको, जब आपका ये सुपर प्रॉफिट आएगा तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए आपका 40,000 का आया है, डिवाइड बाई 20 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएंगे पूरे 2 लाख रुपया,
ये गुडविल होगी, ठीक है। लेकिन जब जब ये प्लस में आएगा, माइनस पे आने पे आप इसको नहीं करेंगे। माइनस पे आने पर आपकी गुडविल शून्य हो जाती है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, इसका मतलब कोई मिसप्रिंट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किसी दूसरी कंपनी की कितनी अंश पूंजी मताधिकार रखने पर एक सूत्रधारी कंपनी हो जाती है? चलिए कितना दे रखा है, 10% से अधिक, 49% से अधिक, 50% से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है इसमें से? 50% से अधिक, 50% से अधिक, ठीक है। चलिए 20, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी होती है ना, जैसे कि मानो ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। अब बी कंपनी के शेयर इसने कितने खरीद रखे हैं? 50% से ज्यादा। तो ये जो ए कंपनी है ये होल्डिंग कंपनी रहेगी और ये सब्सिडरी कंपनी रहेगी। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 क्वेश्चन, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? भाई ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? देखो इंटेंजिबल असेट्स है, अचल संपत्ति, इंटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक फिर न्यूमेरिकल है आपके पास। एक अंश का मूल्य 100 रुपए है और अंश को 10% बट्टे पर निर्गमित किया गया है। आवेदन पर देय राशि 20 रुपए है। जो एप्लीकेशन राशि है वो कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। 30 रुपए आवंटन पर डिस्काउंट सहित है। जो अलॉटमेंट है आपका वो 30 रुपए का है, इसमें डिस्काउंट एडजस्ट किया हुआ है पहले से। कितने का? 10% में 10 रुपए एडजस्ट है पहले से। चलिए तो फिर शेष याचना पर कितना रुपया मांगना होगा उसको, कितनी राशि अभी होगी शेष याचना पर? तो देखिए टोटल मिला के 100 का शेयर होने वाला है। 20 और 30 50 हो चुके हैं, हमको टोटल मिला के 90 कलेक्ट करने हैं। 90 कलेक्ट होंगे तो कितने और चाहिए हमको? 40 और चाहिए हमको। हो गया पूरा 90। 10 रुपए का डिस्काउंट इसमें ऑलरेडी सम्मिलित हो चुका है। अगर सम्मिलित नहीं होता तो यहाँ पे फिर हमको कितना लिखना पड़ता? यहाँ हमको लिखना पड़ता फिर 50 रुपया, ठीक है। तब जाके पूरा 100 कलेक्ट होता और इसमें से 10 बाद में हम काट देते। लेकिन अभी का आंसर कौन सा ठीक है? 40 आंसर अभी का एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? 22, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पढ़ते हैं, सहायक कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है। बिल्कुल ठीक बात है, सहायक कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है। दूसरा, सहायक कंपनी कम से कम 50 अंशों की धारक होती है। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। दूसरा, सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी को अपने में मिला लेती है। बिल्कुल नहीं मिलाती, दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व रहता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल, उसको बोलते हैं इश्यूड। जितना कैपिटल हम इश्यू करेंगे मार्केट में, जनता हम चाहते हैं कि जनता हमको उतने रुपए का एप्लीकेशन भेजे या उतने एप्लीकेशन हमारे पास आए। ज्यादा भी आ सकते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, कम आएंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है? कौन ऐसी विधि है निम्न में से जो ख्याति के मूल्यांकन में यूज होती है? पढ़ते हैं, पूंजी संचय विधि बिल्कुल नहीं होती, शुद्ध लाभ विधि बिल्कुल नहीं होती, परिचालन विधि बिल्कुल नहीं होती, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होती। बचा ऑप्शन डी, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल हमको मिलेगा अगले क्वेश्चन में। देख क्या है, एक व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के के आधार पर मूल्यांकित किया गया है, ठीक है। तो गुडविल कैसा निकालना चाहता है वो? गुडविल निकलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, ये गुडविल है, ठीक है। ऐसा कुछ कह रहा है वो। पिछले 3 वर्षों का लाभ दे रखा है, देखो 30,000, 70,000, 80,000। हम तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को प्लस करना है और 3 से भाग लगाना है। तीनों को प्लस करना है और 3 से भाग लगाना है। तो 30,000, 70,000 और लास्ट क्या था? 80,000। 30,000, 70,000, 80,000, 1,80,000 रुपए हो गए। 1,80,000 को 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया, ये 60,000 रुपये क्या है? ये 60,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। ये 60,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। और एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, तब गुडविल मिलेगा। तो कितना गुडविल हो गया? 180 का हमारा गुडविल हो गया। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। फिर हमको एक न्यूमेरिकल मिलेगा 26 में। पिंकी लिमिटेड एक व्यवसाय को 6,30,000 रुपए में क्रय करती है। ओके, 6,30,000 रुपए में क्रय करती है। क्रय मूल्य का भुगतान 10 रुपए वाले पूर्णदत्त अंशों को सम मूल्य पर किया जाता है। निर्मित अंशों की संख्या क्या है? आपको 6,30,000 रुपए देने हैं, 6,30,000 रुपए देने हैं और एक शेयर कितने का है? 100 का है। डिवाइड लगा दो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा इसमें बेटा 6300।
6300 शेयर, 6300 शेयर, ठीक है, सही भाग लगाया, बिल्कुल सही भाग लगाया, 6300 शेयर, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 27। एक न्यूमेरिकल फिर से हमको मिल रहा है, शायद न्यूमेरिकल है क्या, नहीं न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है। देखिए जैन लिमिटेड ने अपना 100 रुपए वाला ऋण पत्र 98 रुपए में, जैन लिमिटेड ने 100 रुपए वाला ऋण पत्र 98 रुपए में खरीदा। 2 रुपए की राशि क्या है, 2 रुपए की राशि क्या है। देखिए 100 की कोई चीज मार्केट में थी और हमने उसको 98 पे खरीद लिया, मतलब क्या है, रिडम्पशन किया है, तो रिडम्पशन करने पर तो प्रॉफिट हो रहा है ना 2 रुपए का, तो ये क्या है, ऋण पत्र शोधन पर लाभ, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ए ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, कौन ऐसा है इसमें जो चालू संपत्ति में नहीं आता। देनदार चालू संपत्ति में आता है, बैंक रिकॉर्ड चालू संपत्ति में आता है, रहतिया चालू संपत्ति में आता है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन गलत है, ये चालू संपत्ति है, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है हमसे, तो नहीं कौन सा है, कॉपीराइट, ये इंटेंजिबल असेट्स है, फिक्स असेट्स है, ये नहीं आएगी, ठीक है। चलिए चालू संपत्ति नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन 29, ख्याति निर्धारण में भारित औसत विधि का प्रयोग कब किया जाता है। ख्याति निर्धारण में भारित औसत विधि का प्रयोग कब किया जाता है। मैंने बताया था एक बारी, जब तुम्हारे प्रॉफिट लगातार बढ़ते जाएंगे या लगातार घटते जाएंगे तो आप भारित औसत विधि का प्रयोग करेंगे, वेटेड एवरेज का प्रयोग करेंगे। अब ऑप्शन देखो, लाभों में निरंतर परिवर्तन ना हो, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा, जब लाभ निरंतर कम हो रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। जब लाभ निरंतर बढ़ रहे हो, ये भी ठीक है। डी वाला गलत है, उपयुक्त सभी की बात नहीं है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आपको याद ऐसे रखना है कि जब बढ़ते हुए की बात होगी ना, वो ऑप्शन ज्यादा सही माना जाता है, प्लस वाला ऑप्शन ज्यादा सही, घटता हुआ नहीं बढ़ता हुआ ज्यादा सही माना जाता है। लेकिन ख्याति की कैलकुलेशन घटते हुए से भी हो जाती है, ठीक है। तो आप बढ़ते हुए को मानेंगे, इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन रहेगा आपका, सॉरी बी नहीं सी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन रहेगा, जब लाभ निरंतर बढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं अभी। देखिए 30 में फिर न्यूमेरिकल है हमारे पास, कह रहा है यदि औसत विनियोजित पूंजी 1,80,000 रुपए की है और चालू वर्ष के लाभ कितने के, 1,30,000 रुपए के, तो विनियोजित पूंजी बताओ। कुछ नहीं करना है, जो एवरेज कैपिटल है प्लस कर दो उसमें 1/2 प्रॉफिट ऐड कर दो बस। तो एवरेज कैपिटल कितनी की है, 180 की, 130 का आधा कितना हो जाएगा, 65, और 180 में 65 जोड़ दो तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 245। इसी के और क्वेश्चन बनते हैं, वो तुमको मैं बता देता हूँ अभी। इसी के और क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन देखो क्या बन सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, एवरेज में 1/2 पार्ट जोड़ दो प्रॉफिट का, आंसर आ जाएगा विनियोजित पूंजी। समझिए बात को। अगर किसी वजह से आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैपिटल का, तो क्लोजिंग में से माइनस करना पड़ता है आपको 1/2 प्रॉफिट। अगर आपको ओपनिंग दिया है, तो आपको प्लस करना पड़ता है 1/2 प्रॉफिट। क्लोजिंग में घटाना होता है और ओपनिंग में जोड़ना होता है, ठीक है। अगर एवरेज दिया है एवरेज, तब भी आपको प्लस करना है 1/2 प्रॉफिट। ये तीसरा वाला जो फॉर्मेट है कहीं से नहीं आया है, ये पहले वाले फॉर्मेट से आया। इससे यहाँ बराबर एवरेज होता है ना, तो किया क्या है, क्लोजिंग निकालने के लिए प्रॉफिट को हम इधर ले गए हैं बस, ठीक है, प्लस में हो गया है वो। बात समझ गए, ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखो फिर न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 31 में हमको कह रहा है कंपनी ने सपना के 10 रुपए वाले 2000 अंशों का हरण कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। आगे, क्योंकि उसने 2 रुपए की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया है, अपहृत अंशों को 6 रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर दिया गया है। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर था, कॉल कितने की है, 10 की, कॉल कितने की, 10 की। पे कितना कर दिया उसने, पे किया उसने 8 रुपया, और अनपेड कितने हैं उसके, 2 रुपया। क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है, कॉल 10 की है, पे उसने 8 कर दिए, 2 रुपए का अनपेड है, ठीक है। अब उनके अंशों का हरण कर लिया, तो हरण जब करते हैं तो पेड वाले पैसे को जब्त कर रहे हैं, 8 रुपए को, तो कितना जब्त करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपया। इसका मतलब कितने रुपए हरण कर लिए, 16,000 रुपया हरण हो चुके हैं। कितने हजार रुपए, 16,000 रुपए हरण हो चुके हैं। अब करना क्या है, वो 6 रुपए के हिसाब से पुनर्निर्गमित कर रहा है। इसका मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट है, 4 रुपए का डिस्काउंट है। तो कितने शेयरों को निर्गमित कर रहा है, पूरे 2000 को, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 6,
इज इक्वल टू 12,000 रुपया। 12,000 का डिस्काउंट लग गया। डिस्काउंट को कवर कहाँ से करते हैं? जो पैसा हमने हरण किया है ना, उस हरण पैसे से डिस्काउंट को कवर करते हैं। तो 16,000 में से कितना कवर कर लिया? 12,000। बचा कितना? 4,000। बचा कितना? 4,000। 4,000 राशि कहाँ जाएगी? पूंजी संचय खाते में जाएगी। कितने रुपए? 4,000 रुपया। 4,000 रुपया पूंजी संचय खाते में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात, नेक्स्ट। 4,000 ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन किधर है इसके? ऑप्शन नेक्स्ट पेज, ऑप्शन 4,000 बी ऑप्शन एकदम ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 32, पूर्वाधिकार अंश के शोधन हेतु कौन सा तरीका वैधानिक है? पूर्वाधिकारी अंश के शोधन हेतु कौन सा तरीका वैधानिक है? नए अंशों को निर्गमित करना, ये वैधानिक तरीका है। नए अंशों को निर्गमित करना ये वैधानिक तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। किसी कंपनी द्वारा घोषित एक प्रदत्त लाभांश होता है। किसी कंपनी द्वारा घोषित एक प्रदत्त लाभांश होता है। क्या होता है भाई? कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का वितरण। जो कंपनी लाभ कमाती है ना, उस लाभ में से लाभांश दिया जाता है, तो वही है ये। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। 34 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विधि द्वारा ख्याति की राशि अधिक आएगी? कौन सी विधि ऐसी इसमें ख्याति की राशि सबसे अधिक आती है? तो अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, इससे सबसे ज्यादा ख्याति आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता है। ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्या है? ये असेट्स है। ये एक असेट्स है जो आने वाले साल में धीरे धीरे खत्म की जाएगी। चलिए, डिस्काउंट होता है ना, निर्गमन पे डिस्काउंट लगाया, जैसे कि 5,000 रुपये का लगाया डिस्काउंट, ये हम असेट्स बना के रखेंगे और ये 5 साल के लिए है। तो 1,000 रुपये हर साल हम इसको P&L कवर करते रहेंगे। ठीक है, अपलिखित करते रहेंगे इसको। तो असेट्स की जैसा होता है, इसको अपलिखित रिटर्न ऑफ करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में फिर न्यूमेरिकल मिलेगा हमको। 36 न्यूमेरिकल है। लेंदी न्यूमेरिकल है क्या? पढ़ने में लेंदी लग रहा है। देखो, सगुन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 900 अंशों का हरण किया है। 100 रुपये वाले 900 अंशों का हरण है। इन अंशों के धारक दिव्या ने केवल 20 रुपये प्रार्थना पत्र पर दिए, लेकिन आवंटन राशि 30 रुपये था। प्रथम याचना 50 रुपये नहीं दिया है। ठीक है, कॉल कितने की गई है? कॉल पूरे 100 की गई है ना। पेड वैल्यू कितनी है? पेड वैल्यू कितनी है? केवल 20 रुपया। केवल 20 रुपया। इसका मतलब कितने रुपए नहीं दिए? 80। 30 और 50, 80 नहीं दिए। ये अनपेड है। कितना नहीं दिया? 80 नहीं दिया। चलिए, अंशों के अपहरण अंशों की राशि क्या होगी? ठीक है, अपहृत अंशों की राशि क्या है? कितना पैसा हम हरण करेंगे? तो जो पेड कैपिटल होती है, हम उसी को फॉर फीचर करते हैं। तो कैसे करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 900। 20 मल्टीप्लाई बाय 900। आंसर डी 18,000। आंसर डी 18,000 एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस खाते से रकम पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित की जाती है? कौन सी अमाउंट है, कहां से आती है वो अमाउंट जो पूंजी शोधन संचय खाता मतलब CRR में ट्रांसफर होती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होती है? कौन से? अंश अपहरण खाते से? बिल्कुल नहीं होती। श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से? हाँ, श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से ट्रांसफर हो जाती है। प्रतिभूति प्रीमियम से नहीं होती है। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। बी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अंशों के अंकित मूल्य से अभिप्राय है। अंशों के अंकित मूल्य से अभिप्राय क्या अभिप्राय है? संपत्तियों पर आधारित मूल्य? बिल्कुल गलत बात। पार्षद अंतर नियम में उल्लिखित? नहीं। आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट, पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित? हाँ, अगली बात है पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित। पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम ठीक है। वैल्यू डिफाइंड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, यदि सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी के अंशों का विक्रय करती है, यदि सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी के अंशों का विक्रय करती है, तो हानि किस खाते में डेबिट की जाएगी? हानि लाभ हानि खाते में डेबिट की जाएगी। लाभ हानि खाते में डेबिट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, समामेलन के बाद के लाभ को कहां हस्तांतरित किया जाता है? समामेलन के बाद के इनकॉर्पोरेशन जो होता है, उसके बाद के जो लाभ होते हैं वो कहां हस्तांतरित होते हैं? वो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बोनस अंशों से आपका क्या अभिप्राय है? बोनस अंशों से आपका क्या अभिप्राय है? तो बोनस अंश दिए जाते हैं लाभांश के बदले, है ना। जब लाभांश देने के लिए इतना पैसा इकट्ठा नहीं है, कंपनी ने अपने यूज में लाभ को ले लिया है, तो लाभ के बदले डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड जो दिया जाएगा, लाभांश जो दिया जाएगा, उसके बदले में बोनस अंश दिए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई कटौती या छूट
हरण किए गए अंशों के पुनः रीइश्यू जब आप करेंगे तो उस पर जो डिस्काउंट दी जाएगी, किस खाते में ऋणी किया जाता है, किस खाते में ऋणी किया जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को। डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरफिटेड बोलते हैं, फॉरफिटेड बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, चलिए 43 क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है क्वेश्चन नंबर 43, यदि ब्याज दर 10% और वर्षों की संख्या 3 हो तो 1 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा। एन्युटी वैल्यू पूछिए, एन्युटी वैल्यू पूछिए, प्रेजेंट एन्युटी वैल्यू। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर n और डिवाइड बाई r अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें n बराबर, यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है n बराबर 3 वर्ष, वर्षों की संख्या 3, और r बराबर दे रखा है आपका 10। इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे, आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर रहेगा 2.487। ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आयकर के अग्रिम भुगतान को कहां दिखाया जाता है, आयकर के अग्रिम भुगतान को कहां दिखाया जाता है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। हमारी एसेट्स होती है जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस कारण से वार्षिकी विधि सर्वोत्तम है। ब्याज तत्वों को ध्यान में रखना है ना, जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट के लिए ही ये लगाया जाता है, इंटरेस्ट के लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात करेंगे। अंशों का हरण कब किया जा सकता है, अंशों का हरण कब किया जा सकता है, याचना राशि न चुकाने पर, याचना राशि न चुकाने पर। अगला, बोनस अंश निर्गमन पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है, बोनस अंश निर्गमित करने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है, तो अंश पूंजी खाता, अंश पूंजी खाता, शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या है ना, क्या सीमा है। पहले 10% थी, लेकिन अभी कितना हो गया है, 11%, अभी 11%। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या है, शुद्ध लाभ का 11%, शुद्ध लाभ का 11%। कैसे निकाल पाते हैं 11%, ये निकालने का तरीका समझिए। मानो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो है 22,000 रुपए का, है ना, कंपनी का प्रॉफिट है ये। ठीक है, अब इसमें प्रबंध का पारिश्रमिक शामिल है, तो कितना रुपए निकलेगा, तो इसमें भाग लगाना होगा आपको 111 का, सॉरी 111 का। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 11। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस 22,000 में वो प्रॉफिट शामिल है जो उसको दिया जा रहा है, तभी तो बोला शुद्ध लाभ का। ये शुद्ध लाभ नहीं है, शुद्ध लाभ तो घटाने के बाद आता है। ठीक है ना, 10% प्रॉफिट होता है तो 110 करना पड़ता है, 11% प्रॉफिट है तो 111 करना पड़ेगा, 12% है तो 112 करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे जो भाग लगाना है आपको, नीचे जो भाग लगेगा वो कैसे लगेगा, प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट रेट। ठीक, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें जो आंसर था वो ए ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन 49, ठीक है, न्यूमेरिकल है क्या, 49 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। चलिए, एक सहायक कंपनी की पूंजी और संचय में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा 12 लाख रुपए का है, कितने का, 12 लाख का, तथा सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग 12-30 का है। भाई वो 12 लाख की चीज खरीद रहा है, 12-30 रुपए का पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब 30,000 का ज्यादा पेमेंट है, 30,000 का प्लस में पेमेंट कर रहा है। तो ये 30,000 रुपए क्या है, ये 30,000 रुपए है ख्याति, 30,000 रुपए क्या है, गुडविल है उसकी, 30,000 रुपए उसकी गुडविल है। ठीक है, जब ज्यादा पेमेंट होगा तो गुडविल है। ठीक है, और अगर कम पेमेंट करेगा, अंश कम के देगा वो, तो वो क्या है, फिर उसके लिए प्रीमियम है। ठीक है, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 50, अंशों पर अभिगोपन कमीशन की अधिकतम दर कितनी होती है, अंशों पर जो अभिगोपन कमीशन है उसकी अधिकतम दर कितनी है, 5%, 5% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिभूति प्रीमियम खाते की रकम का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं किया जा सकता है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसका यूज आप निम्न में से किसके लिए नहीं कर सकते हैं, सदस्यों को लाभांश वितरण के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं उसको, बाकी सबके लिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ व्यय के लिए कर सकते हैं, बोनस के लिए कर सकते हैं ना, इनके लिए कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 देखते हैं। सूत्रधारी कंपनी में सहायक कंपनी के 6,000 अंश 1,08,000 रुपए में क्रय किए गए हैं।
ओके। अब इनमें से 3000 अंशों को 21 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिया गया है। विक्रय पर लाभ क्या होगा? सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा खरीदे किस रेट में थे। कैसे लगाएंगे पता? खरीदे किस रेट में थे? 1,08,000 रुपए के कितने खरीदे हैं? 6,000। तो कितने रुपए आ गया? ये आ गया भाई, ये आ गया 18 रुपया। 18 रुपए में खरीदा था। अब आप कितने में बेच रहे हैं उसको? 21 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने का फायदा कमा रहे हैं? 21 माइनस 18 बराबर 3 रुपए का फायदा कमा रहे हैं। कितने शेयरों पर? 3,000 ही तो बेच रहे हैं, पूरे 6,000 थोड़ी नहीं बेच रहे हैं। तो 3 रुपए का फायदा एक शेयर पे और 3,000 रुपया फायदा कमाना चाह रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे आप? 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज। ऑप्शन देख के ऑप्शन टिक करेंगे। इसका ए बी सी क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन देखते हैं इसका। चलिए, ऑप्शन ऑप्शन 18,000 रुपए, सॉरी 18 9,000 रुपए, 9,000। डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट 53। डूबत ऋण के कारण हुई हानि की पूर्ति हेतु अलग से रखी गई राशि क्या कहलाती है? अलग से रखी गई राशि क्या कहलाती है? प्रोविजन, प्रावधान। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है ना, ऐसे वो यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न 54। कंपनी ने 5,000 रुपए की संपत्ति क्रय करने के बदले, कोई असेट्स 5,000 में क्रय करना है ना, परचेज करना है, और बदले में 5,000 रुपए के ऋण पत्र दे दिए। ठीक है, बराबर बराबर की बात हो गई। इस दशा में 50,000 रुपए को माना जाएगा। 50,000 का डिफरेंस ही नहीं है ना, 50 यहाँ पर है 50 यहाँ पर है, दोनों चीजें बराबर हैं। जितने की संपत्ति उतने का पेमेंट कर रहा है, तो अगले 50,000 कहां से आ गए? अगले 50,000 आने का कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं हम इसको दूसरे तरीके से। हमारी जो असेट्स है वो है 5,00,000 रुपए की। ठीक है, और हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं 5.5 लाख का। तो इसमें जो 50,000 एक्स्ट्रा है ना, वो किसके हैं? वो गुडविल के। पहली कंडीशन है। असेट्स कम की और पेमेंट ज्यादा का हो तो आंसर जो रहता है वो गुडविल रहता है, डिफरेंस गुडविल रहता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए। अगर असेट्स 550 की है और पेमेंट सिर्फ 5 का है, तो 50,000 हम कम पेमेंट कर रहे हैं, तो 50,000 रुपए जो कम पेमेंट है ना, वो पेमेंट क्या रहेगा? वो पेमेंट रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि हम अपने 5,00,000 के शेयर को या 5,00,000 के डिवेंचर को हम सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं, जिसमें कि 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमने ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे रहेगा ये। क्लियर है बात? लेकिन क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। शोधनीय पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन कब किया जा सकता है? कोई भी शोधन आप करेंगे आप तभी कर सकते हैं जब वो पूर्णतः हो, फुली पेड हो, और फुली पेड नहीं है तो उसको फुली पेड करना पड़ेगा। ए ऑप्शन एकदम ठीक है। दूसरा, बेपूर्वाधिकारी के अंश क्या कहलाते हैं? जिन्हें अतिरिक्त लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सिर्फ अपना ही लाभ लेंगे, वो अतिरिक्त लाभ नहीं ले सकते वो, तो वो कौन से रहते हैं? लाभ रहित पूर्वाधिकारी अंश, लाभ रहित। ठीक है, चलिए अगला 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, फिर न्यूमेरिकल मिला है हमको 57 में। न्यूमेरिकल है 57 में। क्या न्यूमेरिकल है? एच लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 2,000 अंशों का अपहरण किया है। ठीक है, जिन पर 7 रुपए मांगा गया था। भाई कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 7, लिख लिया हमने। आगे, और जिन पर अंशधारी ने प्रार्थना पर 3 रुपए तथा आउट 2 रुपए का भुगतान कर दिया है। पे कितना कर दिया? 3 और 2 5 का पेमेंट हो चुका है। आगे, इनमें से 16 अंशों को एक अन्य अंशधारी को 6 रुपए प्रति अंश की दर से पूर्ण निर्गमित कर दिया, तो पूंजी संचय होगा कैपिटल रिजर्व। देखिए ये पेड है, अनपेड कितना था भाई? अनपेड था 2 का, क्योंकि कॉल हमने 7 का किया, तो अनपेड कितना रह गया? 2 का। अनपेड कितना रह गया? 2 का अनपेड रह गया। ठीक है, चलिए अब कैसे कर पाएंगे? पहले तो हमको ये देखना है कि हरण कितने का हो गया, कितना हमने फॉरफिटेड किया है। तो हरण कहां से निकालते हैं हम? जितना हमने पे किया है वहां से हरण निकलेगा। याद रखनी एक बात क्या है कि आप री इशू कितना कर रहे हैं, तो हरण भी उतने का ही निकालो। 1600 री इशू कर रहे हैं आप, तो 1600 का हरण निकालो। तो 1600 पे कितना पैसा जब्त किया आपने? 16 पंजे 80, 8,000 रुपया आपने जब्त किया हुआ है। लेकिन आप री इशू कितने में कर रहे हैं? 6 में, मतलब 10 का शेयर 6 में दे रहे हैं, तो 4 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का लगा रहे हैं आप? डिस्काउंट लगा रहे हैं 4 का। कितने पे लगेगा? 1600 पे, है ना। 1600 री इशू किया है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 6400 का डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट को आप कहां से कवर करेंगे? 8,000 में से। तो पैसा जो बचेगा, वो पैसा बचने वाला पैसा जाता है कहां पे? संचय, संचय में जाता है। तो कितना पैसा बचेगा? 8,000 में 6400 घटा दीजिए, कितने रुपए बचे? 1600। बी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अंशों के निर्गमन से पूर्व किस विवरण को निर्गमित किया जाता है? प्रय विवरण को, पार्षद अंतर नियम को नहीं, प्रय विवरण को।
क्रय विवरण को निर्गमित किया जाता है, प्रॉस्पेक्टस निर्गमित किया जाता है। ठीक है, आगे अगली बात करते हैं। राशि लिमिटेड ने 20,000 समता अंश, राशि लिमिटेड ने 20,000 समता अंश। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59। राशि लिमिटेड ने 20,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपए को 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किया है। 24,000 अंशों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्रतिभूति प्रीमियम खाते में कितनी रकम लिखी जाएगी? याद रहे एक बात, जितने हम इशू करेंगे शेयर्स को, जितने शेयर हम इशू करेंगे उतने शेयर का ही प्रीमियम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 40,000। सी ऑप्शन एकदम ठीक है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, कमीशन से पूर्व का लाभ 31,000 रुपए है। मैनेजर को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाता है। कमीशन की रकम होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था पहले, प्रॉफिट कितने का है? 31 का। प्रॉफिट कितने का है? 31 का। अब 100 प्लस 5 105 मल्टीप्लाई बाय 5, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1476। सी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखिए, अभिगोपक को हो सकता है, अभिगोपक हो सकता है एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी, सभी हो सकते हैं, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। 62 में देखिए, तनिषा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 3,000, तनिषा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 3,000 10% ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए हैं, जिनका शोधन 10% प्रीमियम पर होना है। ये पहला वाला जो 10% है, 10% ऋण पत्र जो है, ये ऋण पत्र का नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसके रेट से इसको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन 5% कटौती पर निर्गमन कर रहा है, 10% प्रीमियम पर शोधन कर रहा है, 2 बार उसको लॉस हो रहे हैं। अब लॉस कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, लॉस देखिए कैसे निकाल पाएंगे। लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, तो लॉस निकालेंगे ऐसे, पहले देखना है कितने का उसका फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट कितनी है। तो 100 मल्टीप्लाई हुआ 300, 100 मल्टीप्लाई हुआ 300, कितने हो जाएंगे? 3 लाख रुपया। 3 लाख की तो उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, समझ लीजिए आप। अब वो 5% की कटौती है, तो एक डिस्काउंट तो उसका 5% का है, तो 3 लाख का 5% कितना आएगा? 15,000 रुपया। तो एक डिस्काउंट तो उसको 15,000 का लग गया, मतलब एक लॉस तो 15,000 का हो गया। दूसरा 10% का प्रीमियम है, शोधन पर रिडम्पशन करेगा तो 10% का प्रीमियम देगा, ये भी लॉस है। तो एक 10% और चाहिए उसको। किसका 10%? 3 लाख का कितना आ गया? 30,000 रुपया। तो टोटल मिला के लॉस कितना हो गया उसको? 45,000 रुपीज का लॉस है उसको। ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट 63, कंपनी द्वारा बोनस अंशों का निर्गमन निम्न में से किस कारण से किया जाता है? किस कारण से किया जाता है अभी बोनस अंशों का निर्गमन? यही किया जाता है अत्यधिक एकत्रित सामान्य संचय। अत्यधिक एकत्रित सामान्य संचय, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। जनरल रिजर्व जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे पास, तो हम इनका इशू करते हैं। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 64, यदि लाभांश, फिर से एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 64, यदि यदि अधिलाभ 48,000 रुपए, सामान्य लाभ 35,000 रुपए और विनियोजित पूंजी 8 लाख रुपए हो, तो वास्तविक औसत लाभ निकालो। तो वास्तविक औसत लाभ कैसे निकलेंगे? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था सॉरी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको क्या क्या पता है इसमें से? अधिलाभ पता है हमको 48 का, अधिलाभ पता है 48,000 का, बराबर एक्चुअल प्रॉफिट हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है, और माइनस कितना? नॉर्मल प्रॉफिट 35,000 का। 1000 में जीरो नहीं लगाया है मैंने, बस इतना याद रखना है। अब ये जो माइनस की वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगा कितना? 35। अब 48 में 35 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 में 35 जोड़ दीजिए, कितना आंसर रहेगा? 83। तो 83 ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अभिगोपन माना जाता है, अभिगोपन माना जाता है, ये क्या है? गारंटी। ये गारंटी लेता है, क्या गारंटी लेता है ये? कि जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आएगी तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये पूरा कराएगा, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वैल्यू क्या है? 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वैल्यू क्या है? 90%। किसका 90%? इश्यूड कैपिटल का 90% सब्सक्रिप्शन जो कंपनी प्राप्त करेगी उसी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये अभिगोपक जो होता है, जो अभिगोपन की क्रिया करता है, अंडर राइटिंग करता है, वो गारंटी लेता है कि मैं आपके 90% शेयर मार्केट में सेल करा दूंगा, और यदि मार्केट में 90% शेयर सेल नहीं होते हैं तो जितने कम रहेंगे उतने सब शेयर मैं खरीदूंगा। ठीक है, चलिए अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66,
देखिए क्या कह रहा है, यदि तृप्ति लिमिटेड 4 अंशों के बदले एक बोनस अंश प्रदान करती है, याद रखना है 4 अंश के बदले एक बोनस अंश, इसका मतलब टोटल मिला के 5। ठीक है, चलिए तो 20,000 अंशों के बदले निर्गमित बोनस अंशों का मूल्य क्या होगा। ओके, तो 4 के बदले 1 कर रहा है तो 20 के बदले कितना करेगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो कितना आ गया इसका आंसर 5,000। ठीक है, तो 20,000 तो पहले वाले और 5,000 ये वाले, तो टोटल मिला के कितने शेयर हो गए उसके पास, टोटल शेयर हो गए उसके पास 25,000 शेयर। ठीक है, क्योंकि 20,000 के बदले 5,000 एक्स्ट्रा करेगा वो, जैसे 4 के बदले 1 कर रहा था टोटल में आगे 5 हुए, ऐसे ही 20,000 के बदले कितना करेगा 5,000, 20 पहले वाले और 5 ये वाले 25,000 हो गए। ठीक है, आगे शुद्ध संपत्तियां 2 लाख की हैं, उसकी नेट असेट्स कितने की है 2 लाख की है, तो मूल्य बताना है बोनस का, है ना। तो देखो कैसे कर पाएंगे, ऐसे करते हैं नेट असेट्स अपॉन टोटल शेयर। नेट असेट्स कितने की हैं 2 लाख की, और डिवाइड बाई 25,000, कितने रुपए आ गए 8 रुपया, इसका आ गया 8 रुपया। बी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। अगला क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है यदि एस लिमिटेड पी लिमिटेड के 60% अंशों की धारक है। ठीक है, तो जो एस लिमिटेड है वो 60% शेयर उसने ले लिया, मतलब होल्डिंग कंपनी है, और पी लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या रहेंगे, ए एस लिमिटेड पी लिमिटेड को क्रय कर चुकी है, बिल्कुल गलत, क्रय नहीं किया है। एस लिमिटेड सम्मिलन कर चुकी है, बिल्कुल गलत, सम्मिलन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगली बात करेंगे, एस लिमिटेड सहायक कंपनी है, एस लिमिटेड सहायक कंपनी है, देखते हैं जरा क्या हमने एस लिमिटेड को सहायक कंपनी बनाया, एस लिमिटेड सहायक कंपनी है। एस लिमिटेड ने तो धारण किया है पी लिमिटेड के शेयर को, तो एस तो होल्डिंग कंपनी है, एस क्या है होल्डिंग कंपनी, एस है होल्डिंग कंपनी। देखते हैं अभी, देखो एस सूत्रधारी कंपनी, ठीक ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम ठीक है। 79, सॉरी 79 नहीं 67 क्वेश्चन है ये, 67। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए सेबी का पूरा नाम क्या है, तो सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो डी ऑप्शन इधर अंग्रेजी वाले देख लें, इधर हिंदी वाले, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 69, बोनस अंशों के मूल्यांकन का क्या सूत्र होगा, बोनस अंशों के मूल्यांकन का क्या सूत्र होगा। अभी तो बताया था टोटल असेट्स, अभी तो बताया था टोटल असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, लेकिन टोटल या फिर शेयर प्लस बोनस शेयर, है ना ये वाला। ठीक है, तो कौन सा, डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है, डी ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन 70, 70 क्वेश्चन क्या कहता है, 70 सहायक कंपनी द्वारा पूंजीगत लाभों में से बोनस अंश निर्गमित करने पर नियंत्रण लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई लागत नहीं आएगी इसकी। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, 71 क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, सगुन लिमिटेड की रेखा लिमिटेड सहायक कंपनी है, तो सगुन जो है वो होल्डिंग कंपनी है, रेखा लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। आगे नीलम लिमिटेड रेखा लिमिटेड की सहायक कंपनी है, तो नीलम जो है वो सब्सिडरी है किसकी, रेखा की। ठीक है, और रेखा जो है वो होल्डिंग कंपनी है किसकी, नीलम की। ठीक है, चलिए कुछ ऐसा है जैसे कि सगुन इधर ये होल्डिंग कंपनी, इसके बाद में रेखा इधर ये सब्सिडरी कंपनी। एक दूसरी कंडीशन क्या है, इधर नीलम है ये सब्सिडरी कंपनी और इसके लिए होल्डिंग कंपनी, ऐसे कुछ दे रखा है। चलिए आगे हमसे पूछा क्या है, सगुन और नीलम लिमिटेड का संबंध क्या है, सगुन और नीलम लिमिटेड, ये सगुन है ये नीलम लिमिटेड है, का संबंध क्या है। भाई ये तो सब्सिडरी कंपनी है किसकी, रेखा की, लेकिन रेखा की सब्सिडरी कंपनी कौन है, सगुन, तो इसका मतलब ये है कि नीलम भी जो है इसकी, सगुन जो है नीलम की भी सूत्रधारी कंपनी होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होने वाला है, नीलम लिमिटेड सगुन लिमिटेड की भी सहायक कंपनी है। अपनी कोई सहायक कंपनी की दूसरी कोई सहायक कंपनी आ जाए तो समझो तो दूसरी आ रही है ना, वो भी हमारी सहायक कंपनी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट
एक सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी से प्राप्त बोनस अंशों का लेखा क्या करेगी? क्या लेखा करती है वो? विनियोग खाते में अंशों की संख्या बढ़ा देती है। इन्वेस्टमेंट ही तो होता है, हम किसी कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो इन्वेस्ट खाते को, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उसमें अंशों की संख्या बढ़ा देगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यदि स्थायी संपत्तियां कितने की 3 लाख रुपए की हैं, चालू संपत्तियां कितने की 2 लाख रुपए की हैं, विकास व्यय 20,000 के हैं, विज्ञापन व्यय 50,000 के हैं, प्रारंभिक व्यय 30,000 के हैं, चालू दायित्व 60,000 के हैं, यदि सामान्य संचय 15,000 का हो तो विनियोग पूंजी बताओ। ठीक है, देखिए आपको करना क्या, एक्सपेंसेस सारे हटा देने पहले तो। विकास व्यय हमारे काम का नहीं, विज्ञापन व्यय हमारे काम का नहीं, प्रारंभिक व्यय हमारे काम का नहीं, सामान्य संचय होता नहीं हमारे काम का, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। अब करना क्या है हमको, टोटल असेट्स में से और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं उनको लेस कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। तो टोटल असेट्स कितने की, 5 लाख की, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने की, 60,000 की। 5 लाख में से 60,000 आपको हटाने, आंसर कितना बचेगा, 440। बी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी द्वारा अधिकतम कितना लाभांश घोषित किया जा सकता है? तो अधिकतम कितना लाभांश घोषित कर सकते हैं आप, संचालकों की इच्छा के अनुसार, उन पे डिपेंड करेगा वो कितना लाभांश इशू करेंगे। या आप याद रख सकते हैं कि टेबल एफ के अनुसार, अंतर नियमों के अनुसार, जैसा उनका अंतर नियम रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यदि सौम्या लिमिटेड ने 1,60,000 रुपए की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में, कितना, 1,60,000 की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में कितने रुपए दिए, 2 लाख रुपए के मूल्य के ऋण पत्रों को 10% बट्टे पर दिया है। भाई 2 लाख रुपए मूल्य था उनका, लेकिन 10% बट्टा लगा दिया, तो कितना रुपया बचा, 20,000 तो घट गया, बचा कितना, 180। ठीक है, लेकिन अभी तो 1,60 की चीज को 180 में खरीद रहे हैं हम, तो 20,000 रुपये हम ज्यादा दे रहे हैं, वही उसने पूछा है कि 20,000 जो अवशेष राशि है वो किस नाम से आएगी। जब ज्यादा होता है बताया था मैंने, ख्याति आती है। जब हम पेमेंट ज्यादा दें तो ख्याति, लेकिन असेट्स ज्यादा हो तो प्रीमियम। ठीक है, ऐसे याद रख लो, पेमेंट ज्यादा करेंगे तो गुडविल है वो। ठीक है, गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट। एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि हमने गुडविल परचेज की असेट्स के साथ साथ। और अगर असेट्स का अमाउंट ज्यादा है और हम पेमेंट कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो पेमेंट दिया वो कम है, लेकिन हमने प्रीमियम को ऐड करके दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ दिया है, पैसे को बढ़ा के दिया है हमने। ठीक है, आगे 76, निम्नांकित में से कौन रोकड़ का स्रोत नहीं है, निम्नांकित में से कौन रोकड़ का स्रोत नहीं है। कहां से रोकड़ प्राप्त नहीं होता, लाभांश प्राप्ति से मिलता है, अंशों के निर्गमन से मिलता है, ऋण पत्रों के शोधन से रोकड़ मिलता नहीं बल्कि जाता है यहाँ से तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 77, फिर एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। पूजा लिमिटेड ने अपने लाभों का प्रयोग 500 रुपए वाले 1,008% शोधनीय पूर्व अधिकारी अंशों का 10% प्रीमियम पर भुगतान करने हेतु किया है। पूंजी शोधन संचय में CRR में कितनी राशि जाएगी, याद रहे CRR में हमेशा रिडम्पशन की मेन अमाउंट जाती है। 500 रुपये वाला है शेयर या डिवेंचर, और कितना, 1,000, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 1,000 कितने रुपए जाएंगे, 5 लाख रुपया। बी ऑप्शन ठीक है। प्रीमियम क्यों नहीं डाला, क्योंकि प्रीमियम की राशि CRR में नहीं जाती, वो P&L से पिक होगी या सिक्योरिटी प्रीमियम से पिक होगी, वो P&L में ट्रांसफर होगी, CRR में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगी, याद रहे हमेशा। ठीक है, 78 देखिए, 78 क्या कह रहा है, यदि ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है, यदि ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है, तो ब्याज किस मूल्य पर दिया जाएगा, ब्याज किस मूल्य पर दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। याद रहे, यदि ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में इशू किए गए हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। चलिए 79 देखिए, यदि श्वेता लिमिटेड अपने ऋण पत्रों को सब मूल्य पर निर्गमित करती है, ऋण पत्रों को सब मूल्य पर, जितने का है उतने में निर्मित करती है, जो कि प्रीमियम पर शोध हैं, जब शोधन करेगी तो प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपए का बेच के 110 में खरीदेगी, 10 रुपए का नुकसान, तो ऐसे निर्गमन पर हानि किस खाते में क्रेडिट की जाएगी, ऐसा जो निर्गमन रहेगा वो राशि किस खाते में क्रेडिट की जाएगी। पहला ऑप्शन दे रखा है शोधन प्रीमियम खाता, नहीं। अगला ऑप्शन ऋण पत्रों के आवेदन आवंटन खाता, बिल्कुल नहीं। लावानी खाता, बिल्कुल नहीं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि खाता, हाँ, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि खाता, तुमने जो निर्गमन किया उस पे लॉस है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, नय मांगी की पूंजी का वह भाग जो भविष्य में, नय मांगी की पूंजी का वह भाग
जो भविष्य में कंपनी के समापन पर मांगने हेतु सुरक्षित कर दिया जाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। दो बात समझिए, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल जो तुमने अभी अभी पढ़ा, जब हरण किए जाते हैं शेयर्स को तो हम उसे रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व कब बनता है? जब, सॉरी कुछ गलत बता दिया मैंने अभी, रिजर्व कैपिटल वो होता है जब कोई पूंजी कंपनी द्वारा मांगी नहीं जाएगी और समापन के दौरान कोई पूंजी मांगी जाएगी, जितनी इश्यूड कैपिटल है उसमें से कुछ पैसा बच गया है अभी मांगने से, कंपनी ने रोक के रखा है, तो वो क्या है? वो रिजर्व कैपिटल है, संचित पूंजी है, भविष्य में कभी मांगी जा सकती है। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो हमको किसी कंडीशन में मिलते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं मिलते। शेयरों का हरण कर लिया, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, या फिर इसके अलावा हमने कोई संपत्ति बेची और वहां से हमको प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से दो अलग अलग होते हैं। ये रिजर्व कैपिटल है, ये कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, 2 लाख रुपए के ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए हैं, जिनका 5 वार्षिक किस्तों में शोधन होना है। प्रति वर्ष बट्टे की अपेक्षित राशि क्या है? भाई 2 लाख का पहले तो 10% निकाल दो, 2 लाख का 10% निकाल दो, तो 2 जीरो हटा के कितना बचा? 20,000। एक जीरो हटा के 20,000, 100 से कट जाएगा ना एक, तो 20,000। 2 लाख का 10% आ गया 20,000। कितने साल में खत्म करना है? ये पूरे 5 साल में खत्म करना, तो 5 का भाग लगा दो बट्टे की टोटल अमाउंट में, रिडम्शन की जो ईयर है वहां से भाग लगा दो, कितना आएगा? इसका आ जाएगा 4,000 रुपया। कितना आएगा? 4,000 रुपया। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, फिर एक न्यूमेरिकल मिलेगा क्वेश्चन नंबर 82 में हमको। कह रहा है यदि औसत लाभ 80,000 रुपये वार्षिक है, स्वामी का पारिश्रमिक 600 रुपये मासिक है, 5% विनियोग है 40,000 रुपये के, तो वास्तविक औसत लाभ क्या है? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको। देखो हमने कितना रुपया कमाया? हमने कमाया 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। ठीक है, इसमें से हमको पेमेंट देना पड़ेगा किसको? पारिश्रमिक देना पड़ेगा स्वामी को 600 रुपये मासिक, तो 12×72, पूरी साल का 7200 रुपये का उसको देना पड़ेगा पेमेंट। माइनस और क्या देना पड़ेगा? 5% विनियोग है 40,000 रुपये के, तो 40,000 रुपये पे 5% का हमको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कितने रुपए आएंगे? 2,000 रुपये। ये 7200 है, 7200। ठीक है, 72,000 नहीं, 7200। ठीक है, 2,000 का ही पेमेंट देना है, तो 80,000 में से 7200 घटाना है और 2,000 घटाना है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 70,800। कितना बचेगा? 70,800। इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंशों का मूल्यांकन अनिवार्य है। अंशों का मूल्यांकन अनिवार्य है। कहां पर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है भाई? एकीकरण में भी किया जाता है और सम्मिलियन पे भी किया जाता है, सम्मिलियन पर भी। दोनों ऑप्शन ठीक है, ए और बी। अगला 84, फिर क्वेश्चन आया हमारे पास, न्यूमेरिकल है। बरखा लिमिटेड ने अपने 6 लाख रुपए के शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश शोधन हेतु 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश कटौती पर निर्गमित किए। पूंजी शोधन संचित खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि आप बताइए। ठीक है, देखिए रिडम्पशन कितने का करना है? अमाउंट कितने की देनी है हमको? अमाउंट देनी है भाई हमको 6 लाख रुपए की। फंड कितना है हमारे पास? हमारे पास फंड कितना है? वो क्या कह रहा है? 10 रुपए वाले 30, 10 रुपए वाले 30,000, मतलब 3 लाख रुपए, लेकिन 10% कटौती पर। इसका मतलब 270 का फंड अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इश्यू करने से ले रहे हैं, तो बाकी पैसा कहां से आएगा? बाकी पैसा आएगा CRR से। कितना रुपया? दोनों में से लेस कर दो, कितना बचेगा? 330। तो 330 ऑप्शन एकदम ठीक, डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 85, अंशों का आंतरिक मूल्य किस आधार पर किया जाता है? अंशों का आंतरिक मूल्य किस आधार पर किया जाता है? शुद्ध संपत्तियों के आधार पर। शुद्ध संपत्तियों के आधार पर कैसे निकालते हैं? नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, यही होती है इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर यही होती है। चलिए नेक्स्ट, अंश मूल्यांकन हेतु विनियोजित पूंजी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अंश मूल्यांकन के लिए विनियोजित पूंजी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्या बताया था मैंने? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। देख लीजिए कहाँ है टोटल असेट? सी ऑप्शन में। स्थायी चालू संपत्ति और चालू दायित्व हटा दो सी को, यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। 86 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 87, ऋण पत्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऋण पत्र किसका प्रतिनिधित्व करेगा? कंपनी का दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन का प्रतिनिधित्व करेगा ये। चलिए आगे 88, फिर से हमको एक न्यूमेरिकल मिला है, न्यूमेरिकल मिला है हमको फिर से, देखिए क्या न्यूमेरिकल है। इंदर लिमिटेड 20 रुपए वाले 10,000 शोधनीय पूर्व अधिकारी अंश 25% प्रीमियम पर शोधन करने का निश्चय किया है। ओके, तो देखो 20 रुपए का एक कितने हैं? 10,000, कितने रुपए आ गए? 2 लाख रुपए तो भाई हमको यहाँ चाहिए रिडम्शन में। 25% का प्रीमियम बोल रहा है वो, तो 50,000 रुपए और चाहिए अभी हमको प्रीमियम सहित। तो टोटल मिला कितने चाहिए हमको? 2,50,000 रुपए। ये बात समझ गए? 2,50,000 रुपए चाहिए हमको पेमेंट करने के लिए, इतना पेमेंट हमको देना है। हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है भाई? सामान्य संचिति में 1 लाख रुपए हैं, चलो 2,50,000 में से 1 लाख घटा देंगे। प्रतिभूति प्रीमियम में 18,000 है, ये 18,000 भी घटा देंगे, ठीक है। तो इनको घटा लो पहले, कैसे? 2,50,000 में से 18,000 घटा दो, 1 लाख भी घटा दो, तो कितने बचेंगे हमारे पास? हमारे पास बचेंगे भाई 1,32,000 रुपया। मतलब इतना पेमेंट हमको अभी और चाहिए। आएगा कहां से? यदि नए अंश 50% प्रीमियम पर निर्गमित किए जाते हैं और 10 रुपए वाला है, तो ठीक है, इसमें प्रीमियम पर निर्गमित करेंगे तो कितने में शेयर इशू होगा? 15 में, क्योंकि 10 का शेयर 50%, 5 रुपए का प्रीमियम, 15 हो गया टोटल। अब उसमें 15 का भाग लगा दीजिए, तो 15 का जब हम भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 8800। तो आंसर कौन ठीक है? 8800, बी ऑप्शन एकदम ठीक है, 8800 शेयर इशू किए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, सालिनी, ये भी आ गया है, फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। सालिनी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 20,000 8% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। 10% प्रीमियम पर भाई निर्गमित कर दिए, और शोधन 8% प्रीमियम पर करना है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर कितनी हानि होगी? भाई शोधन पर हानि नहीं पूछी है, निर्गमन पर। शोधन पर तो प्रॉफिट है, लेकिन निर्गमन पर हानि कितनी है? बेटा 20,000 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो, कितना आंसर आएगा? 20 लाख रुपया। और इशू पे कितने रुपए का प्रीमियम लगाया हमने? इशू पे कितना रुपए का प्रीमियम लगाया है? तो ऋण पत्र निर्गमन पर कितनी, देखो इशू पे तो हमने 10% का प्रीमियम कमाया था, लेकिन प्रीमियम शोधन पर कितना कर रहे हैं? 8% का। तो 8% का तो लॉस हो रहा है ना हमको, तो 20 लाख का 8% निकाल दो। 20 लाख का 8% कितना आएगा? 1,60,000 रुपया। 1,60,000, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, अंग्रेजी में देख लो, 1,60,000, यहाँ एक जीरो और होनी चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 90, ये भी न्यूमेरिकल है। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 2,00,000 12% ऋण पत्र निर्गमित किए हैं। ऋण पत्र पर ब्याज की राशि क्या है? 100 रुपए वाले 2,00,000, तो भाई 100 की मल्टीप्लाई करो पहले 2,00,000 में, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 12%, ऐसे निकालना है ये। तो देखो 100 से तो 100 कट गया, निकालना क्या? 2,00,000 का 12%, 2,00,000 का 12%, ठीक है। निकाल दीजिए भाई, 2,00,000 का 12% कैसे निकाल पाएंगे हम? देखिए क्या किया, 2,00,000 का 12%, 2,00,000 का 12% नहीं, क्योंकि देखो 100, जस्ट ए मिनट, देखिए इधर 100 से तो 100 कट गया, तो 2,00,000 का मल्टीप्लाई करना रह गया 12 में, है ना, तो कितना आ गया? 24 लाख रुपया। कितना आ गया? 24 लाख रुपया, ठीक है। 2,00,000 का 12% ही निकालना है। अब 100 से तो 100 कट गया, तो क्या बचा? 2,00,000 का 12, 2,00,000 का मल्टीप्लाई 12 में कर दो, सीधा हो जाएगा आपका 24 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। यदि 1,60,000 रुपए के ऋण पत्रों का परिवर्तन द्वारा शोधन किया जाए, मतलब 1,60,000 रुपए को शोधन तो किया जा रहा है, लेकिन कन्वर्ट किए जा रहे हैं किसी और में, ना तो पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। अगला 92, अभिगोपन कमीशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? अभिगोपन कमीशन का भुगतान कैसे किया जाता है? नगद में भी किया जाता है, अंशों में भी किया जाता है, मतलब दोनों में। सी ऑप्शन एकदम ठीक ऑप्शन है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 93। 93 देखिए, अधिकार अंशों का प्रस्ताव किस अनुपात में किया जाता है? अधिकार अंशों का प्रस्ताव किस अनुपात में किया जाता है? तो विद्यमान अंशों के चुकता मूल्य के, विद्यमान अंशों के, जिनके पास पहले से शेयर है ना, उनकी जो पेड अप वैल्यू है उसके रेशो में किया जाएगा हमेशा। आगे, कंपनी के लाभों का पूंजीकरण किस प्रकार किया जाता है? कंपनी के लाभों का पूंजीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो लाभांश घोषणा द्वारा, लाभांश घोषणा द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, देखिए 95, क्वेश्चन नंबर 95, एक कंपनी के अंश प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु किसकी अनुमति आवश्यक है?
किसकी अनुमति आवश्यक है? जब कंपनी के ऋण पत्र या अंश प्रमाण पत्र, सॉरी ऋण पत्र नहीं, अंश प्रमाण पत्र को निर्गमन करेंगे तो किसकी अनुमति आवश्यक है? एक संचालक मंडल के प्रस्ताव की। ठीक है, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा संचालक मंडल में। ठीक है, जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, सॉरी हाँ जनरल मीटिंग होगी, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे ना वही पास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे 96, यदि शुद्ध संपत्ति के मूल्य के अंशों की संख्या से विभाजित किया जाए, शुद्ध संपत्ति को, नेट असेट्स को और नंबर ऑफ शेयर से विभाजित किया जाए तो प्राप्त मूल्य अंशों का मूल्य कहलाएगा। कौन सा मूल्य कहलाएगा? ये आंतरिक मूल्य, आंतरिक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, ये तो बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है इस शेयर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 97, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस दायित्व को घटाया जाएगा? कौन सा दायित्व ऐसा इसको घटाया जाएगा? भाई सामान्य संचय को नहीं घटाया जाता, सिर्फ ऋण को घटाया जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज को। ठीक है, आगे 98, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को सामान्यतः कितनी अवधि में अभिलिखित किया जाएगा? जो डिस्काउंट है ऋण पत्रों पे या हानि है जो भी है उसको कितनी अवधि में अभिलिखित करेंगे आप? जितने वर्षों के लिए डिवेंचर को इशू किया गया होगा, तो शोधन की अवधि तक। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, 99 क्वेश्चन देखिए, संचय का वर्तमान वार्षिक मूल्य 3 वर्षों के लिए 10% की दर से 2.487 है। यदि अधिमूल्य की रकम 32,000 है तो ख्याति बताओ। भाई गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकलती है ऐसे कि आप सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दें एन्युटी की, लेकिन एन्युटी कैसी होनी चाहिए? वो एन्युटी 1 2 3 डॉट 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 इससे शुरू होनी चाहिए। अगर गुडविल निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और एन्युटी वैल्यू आपको दी हुई कैसे? 0 पॉइंट से स्टार्ट है तो आपको भाग लगाना है। जब 0 पॉइंट से स्टार्ट है तो भाग लगाना है, और संख्याओं से स्टार्ट है तो आपको गुणा करनी है। इसमें संख्याओं से स्टार्ट है ना, तो आप गुणा करेंगे, 2.48 की गुणा कर दीजिए 32,000 में, आपका आंसर आ जाएगा। 2.48 की गुणा कर दीजिए 32,000 में, आंसर रहेगा 79584। बी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए अगला देखिए, यदि प्लांट या मशीनरी का मूल्य 12,000 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो शुद्ध संपत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? 12,000 से वृद्धि हो जाएगी।